नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, कल जो वीडियो था उसी के क्रम में है। कल वीडियो आपको वैदिक काल की विशेषताएं मैंने आपको बताई थी। आज हम ये देखेंगे कि वैदिक काल में सभा और समिति का क्या काम था वैदिक पीरियड के अंतर्गत। देखिए बच्चों, ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था और वे प्रशासन का आवश्यक अंग होती थीं। ये दोनों संस्थाएं जो थीं राजा को प्रशासनिक सलाह देने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम करती थीं और प्रशासनिक सलाह देने तथा राजा के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए भी ये होते थे, ताकि राजा मनमानी अपनी नहीं कर सके। किंतु सभा एवं समिति के स्वरूप और कार्य के विषय में विद्वानों में बड़ा ही गहरा मतभेद है। प्रोफेसर कीथ और हिलब्रेंड दोनों विद्वानों का मानना है कि समिति संपूर्ण जाति की संस्था थी और सभा उस संस्था का अधिवेशन स्थल। यह मत असंगत प्रतीत होता है, क्योंकि अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से सभा और समिति को पृथक संस्थाएं बताया है और इनकी हाथ में बहुत से अधिकार भी होते थे। सभा और समिति राजा को समय समय पर सलाह देती थी और चेतावनी भी साथ साथ में देती रहती थी कि वो अपनी मनमानी ना कर सके। समिति एक व्यापक संस्था थी जिसमें सामान्य लोगों के साथ साथ ब्राह्मण तथा धनिक वर्ग भी सम्मिलित थे और सभा जो थी वो बुजुर्ग लोगों अथवा कुलीनों की संस्था थी। देखिए विद्यार्थियों, आपके 2-2 नंबर के प्रश्न भी इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सभा का मुख्य कार्य क्या था और समिति का मुख्य कार्य क्या होता था, और सभा किनकी संस्था थी और समिति किनकी संस्था थी। मैंने अभी आपको उपरोक्त में बताया, इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि समिति एक व्यापक संस्था थी जिसमें सामान्य लोगों के साथ साथ ब्राह्मण और धनिक लोग भी शामिल थे, जबकि सभा जो थी वो बुजुर्ग अथवा कुलीनों की संस्था थी, जिसे हम एलीट वर्ग भी कहते हैं। बुजुर्ग और कुलीन वर्गों की संस्था हुआ करती थी, ये आप याद रखिएगा। और सभा को कुछ विशिष्ट सम्मानित व्यक्तियों की परिषद बताया गया है। इसके विपरीत समिति को गांवों की प्रतिनिधि सभा और सभा को समिति के ही अंतर्गत कुछ चुने हुए लोगों की केंद्रीय परिषद बताया गया है। तो कुल मिला के ऐसा प्रतीत होता है कि समिति आर्यों की एक बड़े आकार की जनसभा रही होगी। जबकि सभा एक छोटे आकार की परिषद रही होगी। इन दोनों संस्थाओं के अधिकारों एवं कार्य क्षेत्रों की अलग अलग व्याख्या करना अत्यंत कठिन कार्य है, पर इतना तो कहा जा सकता है कि दोनों संस्थाओं में राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता था। राजा के लिए इन संस्थाओं की प्रत्येक बैठक में भाग लेना तो आवश्यक नहीं था, किंतु समय समय पर उसे उपस्थित होना पड़ता था। ऋग्वैदिक काल में ये काफ़ी सबल संस्थाएं थीं। वैदिक काल में 4 भाग थे, मैंने आपको बताया कल। ऋग्वैदिक काल 2 भाग थे, ऋग्वैदिक काल में आपको बताया मैंने, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में ये काफ़ी सबल संस्थाएं थी और आपको मैंने बताया भी था कल की वीडियो में कि उत्तर वैदिक काल में थोड़ी बहुत गिरावट शुरू हो गई थी। धार्मिक क्षेत्र में तो बहुत अधिक गिरावट शुरू हो गई थी और इसमें भी जो इन संस्थाओं की जो कार्य होते थे वो उनमें संस्थाएं भी इतनी ज़्यादा प्रबल नहीं रही थी उत्तर वैदिक काल तक आते आते। और उन्हें ऋग्वैदिक काल में तो ये इतनी सबल थी कि राजा को ये पद से हटा भी सकती थी, राजा को निर्वासित भी कर सकती थी। शक्तिशाली राजा भी इन संस्थाओं के निर्णयों की अवहेलना करना नहीं कर पाता था। मतलब जो राजा बहुत पावरफुल था वो भी इन संस्थाओं के निर्णयों की अवहेलना नहीं कर पाता था, इसलिए राजा इन संस्थाओं को अनुकूल बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता था और संस्थाएं भी प्रशासनिक कार्य में हर प्रकार से उसके साथ सहयोग किया करती थी। अब उत्तर वैदिक काल जैसे आया, मैंने आपको बताया 2 काल थे ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल जो आया, लेटर वैदिक पीरियड जिसको बोलते हैं हम लोग, कि इसमें संस्थाओं का महत्व कम हो गया था। इसका मुख्य कारण बड़े राज्यों का अस्तित्व में आना और राजा के अधिकारों में वृद्धि होना। खास कारण ये भी था कि बड़े बड़े जो थे वो राज्य अस्तित्व में आ गए थे और राजा के जो अधिकार थे उनमें वृद्धि हो गई थी, किंतु इन संस्थाओं का अस्तित्व बना हुआ था।
समाप्त नहीं हुई थी, इनका अस्तित्व बना हुआ था। अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। अथर्ववेद में जो 4 वेद होते थे, मैंने कल आपको बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। इसी वेद से पता चलता है कि सभा ग्राम संस्था थी और ग्राम के स्थानीय कार्यों की देखभाल करती थी। ग्रामवासी सभा में वाद विवाद के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचते थे। विद्वानों का मानना यही है कि ग्राम सभा को अपने कार्य संचालन के लिए राज्य की तरफ से आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी। ब्राह्मण ग्रंथ, जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, उनमें ब्राह्मण ग्रंथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है कि सभा आमोद प्रमोद के कार्यक्रमों का भी आयोजन करती थी। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे सभा का स्वरूप बदलता गया और वह राज्य संस्था में परिवर्तित हो गई और स्वयं राजा भी उपस्थित रहने लगा था। उत्तर वैदिक काल में समिति का स्वरूप भी बदलने लगा। अब वह राज्य की केंद्रीय संस्था की भांति काम करने लगी। अथर्ववेद में एक स्थान पर कहा गया है कि ब्राह्मण की संपत्ति छीनने वाले राजा को समिति का सहयोग नहीं मिलना चाहिए। धन्यवाद।